आइए करते हैं हफ्ते की शुरुआत, और शुरुआत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत है बेहतरीन। तो बड़ा सवाल है कि 10,930 पर जाकर बार बार जो अटक हैं, क्या इस बार रेंज के पार निकलेंगे? आज क्या वो दिन होगा कि ब्रेकआउट मिलेगा? बिल्कुल, ये ब्रेकआउट ब्रेक्जिट के बाद मिल ही जाना चाहिए आपको। बहुत वेट किया पिछले हफ्ते की 11,000 के दर्शन हो जाए, लेकिन बार बार 900 के दहलीज से फिसले हैं। लेकिन इस बीच आज के 4 अहम ट्रिगर मैं आपके सामने रख दूं। इन ट्रिगर्स में अहमियत ये भी होगा कि जो चाइना का बाजार है उसके जीडीपी के आंकड़े भी आए हैं। ये चीज़ बड़ा ध्यान रखना होगा। SGX निफ्टी हायर इस समय 10,950 है, क्रूड 2.5% है, ये $62 का स्तर है। ये C2 वाले फैक्टर में से एक फैक्टर तो कमजोर है हमारे पास। HDFC बैंक, इसका मुनाफा करीब 20% बढ़ा है। ये हमने आपको इससे पहले भी बताया था जब नितिन की स्ट्रेटजी, नितिन का PCR में हमने आपको HDFC के बारे में जानकारी दी थी। और विप्रो के भी शानदार नतीजे आए। विप्रो इससे पहले ये भी नितिन के PCR में था, जिसके जरिए हमने ऑप्शंस की स्ट्रेटजी और नंबर्स का बेस भी आपको बताया था। लेकिन जो GDP के आंकड़े आए हैं वो भी मैं आपको बता दूं, नीचे आप ब्रेकिंग में देख पा रहे हैं, ये 6.6% के GDP के आंकड़े आए हैं। वैसे ये 28 साल के निचले स्तरों पर है चाइना की GDP, और पिछले 2011 से लेके 2018 तक ये घटते हुए क्रम में है। 9.5% से GDP अब 6.6 आ चुकी है। बढ़िया है, ये आंकड़े बहुत अच्छे हैं चाइना का। हाँ, GDP का हाँ। वजह ये है डिम्पी की इतने खराब आंकड़े होंगे तो इन्हें टेंशन होगी कि अब हमें ग्रोथ को ट्रैक पर लाना है। और ग्रोथ को ट्रैक पर लाने के लिए ये जो अमेरिका और चीन आपस में झगड़ा कर रहे हैं, वो झगड़ा हटाकर ट्रेड वॉर को खत्म करके स्टिमुलस पैकेज यानी कि राहत पैकेज देकर इकोनॉमी को ग्रोथ पर लाने की अब संभावनाएं बढ़ेगी। ये स्लोडाउन का सूचक नहीं है कि आपका बड़ा देश एशिया में बड़ा स्लोडाउन? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, स्लोडाउन तो है ही, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये सबको पता भी है ये स्लोडाउन है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा स्लोडाउन, ये जो ग्रोथ है, ये आप कितने लंबे समय तक धीमी ग्रोथ झेल सकते हैं? अल्टीमेटली कहीं कहीं तो आपकी लिमिटेशन आएंगी। आप ये कहेंगे, ऐसे देखा जाए तो चीन की जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है वो 6% से ज़्यादा ग्रो होना भी कोई अपने आप में कम बात नहीं है, बड़ी बात है। लेकिन उसके बावजूद ये बात ज़रूर है कि स्लो डाउन कोई नहीं चाहता, ग्रोथ बरकरार है। तो ऐसे में जो चीन की तरफ से संकेत पहले भी आए हैं कि ट्रेड वॉर को लेकर थोड़ी सी वो नरमी दिखा सकते हैं, इकोनॉमी को फिर से रफ्तार पर लाने के लिए स्टिमुलस दे सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये अच्छी बात होगी अगर वो ऐसा करते हैं तो, क्योंकि आमतौर पर नहीं तो सरकार कॉम्प्लेसेंट हो सकती है। अरे अभी क्या है, अभी तो 6% है, हम सेकंड हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हिंदुस्तान के बाद में, और इतनी बड़ी साइज़ है, कौन सा फ़र्क पड़ता है इतना। लेकिन वो नौबत आए उससे पहले ही अगर ये चेत जाए और चेतने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है ठीक है। इसलिए मैं इन आंकड़ों को देखकर परेशान नहीं हूँ कि ये आंकड़े मुझे फ्यूचर की तरफ अच्छा इशारा कर रहे हैं कि चीन में राहत पे किया जाए, वहाँ के बाजारों को, वहाँ की इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए। देखिए सिंपल चीज़ है, अमेरिका और चीन दोनों ग्रो करेंगे तो हमें फ़ायदा है। विश्व की इकोनॉमी जितनी ग्रो करेगी हमें फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। हाँ, लोग नहीं तो अमूमन यही समझते हैं कि चाइना का बुरा होना, चाइना का खराब होना भारत के लिए अच्छा होता है। हाँ तो अच्छा है, लेकिन वो दूसरे तरीके से अच्छा है। बॉर्डर पर ये बॉर्डर वाली लड़ाई नहीं है कि हम ऐसा सोचें। तो इस हिसाब से वहाँ की ग्रोथ होगी तो हमारे लिए ठीक है, बुरा नहीं है मार्केट्स के लिए। इसके कितने चांसेस है कि स्टिमुलस आ जाएगा? ये 6.6% जो GDP का आंकड़ा है उनका, उनकी देश की इकोनॉमी, उनकी देश की फितरत को देखते हुए। डिम्पी फ्रैंकली बहुत ईमानदारी से, हम चीन वीन के एक्सपर्ट है नहीं, और अगर आप मुझे पूछे तो 6.5% की ग्रोथ में कोई स्टिमुलस लाने की जरूरत नहीं है। मतलब ग्रोथ होनी चाहिए, रीजनेबल पेस से होनी चाहिए, अनाप शनाप भी नहीं होनी चाहिए। और चीन जैसी बड़ी इकोनॉमी के लिए 6.5% की ग्रोथ बुरी नहीं है। आप ऊपर से देखेंगे लगेगा बार बार गिर रही हो, ठीक है अपनी जगह वो सही है, लेकिन ये भी अच्छी ग्रोथ है अगर ये भी मेंटेन रहे। हाँ, अगर चीन को ये लगता है कि 6% की ग्रोथ को मेंटेन करना भी मुश्किल काम है, तब तो स्टिमुलस अभी आ जाना चाहिए, तब तो राहत पैकेज लाना चाहिए। और अगर उनको लगता है कि नहीं हमें इससे ज़्यादा बढ़ाने के लिए राहत पैकेज चाहिए तो वो शायद गलत होगा। लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि हम ग्लोबल मार्केट्स के, खासतौर से चीन के तो एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए वो उनके लिए क्या सही है क्या गलत है शायद वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं जो ग्लोबल मार्केट से समझ रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि भाई चीन के डेटा से मुझे डर नहीं है। ठीक है, मुझे सुबह सुबह मूड नहीं बिगाड़ना उनकी ग्रोथ के आंकड़े देख के, मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले को लेकर। मुझे खाली मूड बिगड़ता है तो मेरा दो ही चीज़ों से, C2 फैक्टर आपका, करेंसी और क्रूड। करेंसी वही है आपका 71-19-15 पैसे फिर कमज़ोर हो गया, और क्रूड $62-62.5 के आसपास है। तो ये है ना, वो 11,000 जाने नहीं दे रहा, ब्रेक लगा देता है बार बार। 4 बार पिछले हफ्ते 10,925 10,930 पर 4 बार ब्रेक मारा है। आज भी खुलोगे आप वहीं पर, फिर देखते हैं। ठीक है,
तो इसलिए मैंने ग्लोबल फैक्टर्स आज के लिए न्यूट्रल लिखे हैं। ठीक है, अगर ग्लोबल न्यूट्रल है तो और सारे फैक्टर्स कैसे हैं, उन सब में पॉजिटिविटी है या फिर वो भी न्यूट्रल ही हो? एफआईज के डेटा भी न्यूट्रल साइड पे लिए हैं, घरेलू फंड के न्यूट्रल लिए हैं, वायदा कारोबार के डेटा पॉजिटिव साइड पर है, जो शुक्रवार को भी हमने पॉजिटिव लिखा था, आज भी पॉजिटिव है। सेंटीमेंट पॉजिटिव है, कोई डाउट नहीं है, और ट्रेंड तो पॉजिटिव है ही, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आपको हफ्ते की एक्सपायरी 10,900 के ऊपर मिल रही है, इससे ज़्यादा लाइफ में आप क्या चाहते हैं? तो ऐसे देखा जाए तो वीकली एक्सपायरी को देखकर तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए कि भाई हाँ, हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस मेरा गुरुवार को भी था, शुक्रवार को भी था, हुआ नहीं। तो इसलिए आज मैं ज़्यादा थोड़ा इतना ओवर बुलिश होकर नहीं कह रहा कि हो जाएगा, तो इसलिए मुझे लगता है हो जाना चाहिए। फिर जब कॉन्फिडेंस कम होना है तो काम हो जाता है, जब ओवर कॉन्फिडेंट होते तो नहीं होता। हाँ ये बात भी है, कईयों के साथ ऐसा होता भी, जब वो बहुत ज़्यादा के साथ चलते तो उसके बाद लगता नहीं कि वो चीज़ हो जाएगी। क्या ठीक है, आज के निर्णायक लेवल पे जरा आ जाते हैं। 10,900 ये निर्णायक लेवल पिछले 2 दिन से आपकी शीट में 10,900 फाइनली, ये कल जब हम बात कर रहे होंगे इसी समय ही, तो 10,900 निर्णायक लेवल नहीं होना चाहिए। 2 दिन से तो यही लेवल देख रहे हैं कि मैं क्या करूं डिम्पी, डेटा ही से आप देखिए 10,886, 10,890 दो क्लोजिंग, 10,900 के 10-15 पॉइंट नीचे मिली 2 दिन, पिछले हफ्ते की बता रहा हूँ, और 2 क्लोजिंग मिली 10,905, 10,906 पे 5-6 पॉइंट ऊपर मिली। तो अल्टीमेटली घूम फिर के बाजार 10,900 पे आके क्लोज हो जाता है 25-50-75 पॉइंट की रेंज में। तो निर्णायक लेवल हटेगा कैसे? बैंक निफ्टी पे देखिए 27,500 मेरा निर्णायक लेवल आज का, ठीक है। अब देखिए 27,400, 27,600 की रेंज में लगभग इसने 3 दिन निकाल दिए बिना कुछ किए। 27,000 का इंडेक्स है। हाँ 27, और मतलब 150-200 पॉइंट की रेंज में 3 दिन बैंक निफ्टी निकाले, और उसमें से 1 दिन एक्सपायरी भी थी। एक दिन एक्सपायरी भी थी। उसके बावजूद मतलब इससे ज़्यादा मतलब सुस्ती क्या होगी, मतलब वैसा वाला हाल है। तो और क्लोजिंग वही 27,500 के आसपास हो रही है, कभी 25-50 पॉइंट ऊपर, कभी 25-50 पॉइंट नीचे, इसलिए 27,500 निर्णायक लेवल आज भी है। पॉइंट नंबर 1। छोटी रेंज 10,850, 10,930 कर दिया आज मैंने। 10,850, 10,930 निफ्टी की छोटी रेंज है, लेकिन जो सही रेंज है मुझे लगता है वैसे देखा जाए तो इस रेंज के बाहर निकलते 50 पॉइंट का एक एडिशनल मूव बनता है। 10,850 के नीचे फिसलेंगे तो 10,800 तक की जगह बनती है, और 10,930 के पार निकले तो 10,975, 11,000 तक की रेंज बनती है। इसलिए मीडियम रेंज मैंने 10,825, 10,975 रखी है, और एक्सट्रीम रेंज 10,800 से 11,000। ठीक है, ठीक है ना, ये हो गई आपकी रेंज आज की। बैंक निफ्टी 27,400, 27,600 छोटी रेंज है, 27,300, 27,700 बड़ी रेंज है, 27,250 से 27,750 ये एक्सट्रीम रेंज आपकी बैंक निफ्टी के लिए बनेगी। तो बैंक निफ्टी के लिए ये आपके लिए रेंज हो गई कि न तो देखिए, पहली बात तो ये कि 27,400 ये तोड़ने को तैयार नहीं है। 27,400 तोड़ेगा तो ही पहला कमजोरी का संकेत देगा, तब भी आपके लिए 27,250, 27,300 की रेंज में बहुत मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, बहुत सपोर्ट है। मतलब इतना आसानी से जाने वाला नहीं है, और ऐसा तो कोई अब मतलब आज कोई प्राइवेट बैंक थोड़े ख़राब हो जाए कर जाए तो पता नहीं, अदरवाइज़ तो मतलब कोई जाने वाला कोई ऐसा स्कोप नज़र फिलहाल आ नहीं रहा, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है ना। और ऊपर की तरफ 27,700, 27,750 पे आके रुक भी जाता है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाती है, तो ऐसा भी नहीं लग रहा कि वहाँ पर कोई जाकर रुकेगा, मतलब वहाँ पर उसको पार कर लेगा, वैसा भी नहीं दिख रहा अभी। अच्छा, अब आपको 2 अहम लेवल दे दूँ, ऊपर की तरफ 11,000 निफ्टी और 27,750 बैंक निफ्टी पर। ये 2 लेवल बहुत अहमियत वाले हैं, जो शुक्रवार को भी थे। आ ही नहीं रहे पहले तो। इसीलिए नहीं आ रहे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी लास्ट में आता है, वैसा हाल है, तो वही वैसा ही हाल इनका भी है। ये दोनों लेवल इतने अहमियत वाले हैं कि उनको पार करना आसान काम नहीं है, और वहाँ पर आते ही आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आएगी 27,750 बैंक निफ्टी पर और 11,000 निफ्टी पर। ये 2 लेवल आपको ध्यान में रखने हैं ऊपर की तरफ। अब आइए क्लोजिंग बेसिस पर आपको स्टॉप लॉस बता दूँ, और एक और अच्छी बात ये डिम्पी की स्टॉप लॉस और ऊपर सरक गया है। हाँ, ये मैंने देखा है। हाँ, तो 10,850 से मैंने स्टॉप लॉस सरका कर 10,875 किया, बहुत टाइट स्टॉप लॉस है ना। ये स्टॉप लॉस तेजी की पोजीशन सिर्फ कम करने का है। 10,875 के नीचे आज अगर आप बंद होते हैं तो तेजी की पोजीशन हल्की सी कम करें, या फिर उसको है ना, क्या कहना चाहिए, ऑप्शंस में कन्वर्ट कर लें। जो फ्यूचर्स है उसको ऑप्शन में कन्वर्ट कर लें। फ्यूचर्स के रिस्क कम रखें, या आप फ्यूचर्स को हेज करके चलें, हेज कर लें, कवर कर लें किसी हाँ, या तो निफ्टी के सामने हेज करें या ऑप्शन से हेज करें। तो ये 10,875 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है, तो वो भी खाली आपकी ऐसी तेजी की पोजीशन हल्की करनी है जो इसके ऊपर के लेवल की बनी हुई है। इसके नीचे के लेवल की तेजी की पोजीशन बनी है, समझिए आपके पास 10,800 का निफ्टी पड़ा है,
तो 10,875 के नीचे की क्लोजिंग पे बेचना, मतलब बहुत नीचे बंद हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज नहीं बेचना। आपको कौन सा निफ्टी बेच देना है, 10,925 पे अगर आपने ले लिया है और वो 10,875 के नीचे क्लोज दे रहा है तो वो रखना, मतलब जो ऊपर के लेवल की बनी हुई पोजीशन है उसके लिए स्टॉप लॉस 10,875 है। और बैंक निफ्टी पर वो स्टॉप लॉस आ रहा है 27,400 का, जो ऊपर के लेवल की बैंक निफ्टी की अगर आपकी कोई पोजीशन है तो उसको थोड़ा सा आप हल्का कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं जरा, आज निफ्टी को बाय करना हो तो फिर स्टॉप लॉस का रखें, एंट्री का लेवल, और साथ ही सेल करना हो तो फिर स्टॉप लॉस का रखें और एंट्री का लेवल। देखिए, दो तरीके हैं निफ्टी को ट्रेड करने के। पहला तो ये है कि अगर आप ये मानकर चलते हैं कि निफ्टी मजबूत खुलेगा, तब तो आपका स्टॉप लॉस 10,850 है जो मैंने दिया है, और ऊपर की तरफ 10,950, 10,975 और 11,000, ये 3 लेवल बनते हैं निफ्टी 25-25 पॉइंट के। हाँ, मैं ये क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि 10,930 के आसपास ही हम खुलेंगे, तो इसलिए वो लेवल मैंने नहीं दिया, इसलिए वो लेवल मैं ऊपर के दे रहा हूँ। 10,850 स्टॉप लॉस है, 10,950, 10,975 और 11,000 ये है लेवल्स ऊपर की तरफ निफ्टी के। निफ्टी बेचना है आपको 11,000 के आसपास, ठीक है, 11,000 के आसपास निफ्टी बेचना है, 11,050 आपका स्टॉप लॉस होगा और 10,950 आपका टारगेट बनेगा निफ्टी पे बेचने के लिए आज से। अब 10,975 पे बेचेंगे, 11,000 पे बेचेंगे, ये आपको देखना है बस। ये जब आप आंकड़े निकालते हैं, स्टडी करते हैं, कितना टफ होता है इस तरह का डल मार्केट में जब पिछले 3-4 दिन से कुछ ना हो रहा हो? वो ट्रेडर्स के लिए तो बड़ी मुश्किल है, वो तो मैं समझ सकता हूँ, बैठे रहते होंगे, जब 25 पॉइंट भी मिलना भारी हो जाता है। हाँ, नहीं, बहुत मुश्किल काम नहीं है डिम्पी। मुश्किल काम इतना ही कि आपको ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये किस तरफ ब्रेकआउट देगा। ये 10,850 तोड़ के 50 पॉइंट नीचे जाएगा या 10,930 तोड़ के 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, वही एक अंदाज़ा लगाना है आपको। बाकी तो रेंज जब होती है तो इसी डेटा क्लियर होने चाहिए, डेटा से कंफ्यूजन ना है। कई बार बैंक निफ्टी के डेटा इतने कंफ्यूजन होते हैं, कई बार निफ्टी के डेटा इतने कंफ्यूजन है, एक दिन आपको रेंज के नीचे ट्रेड क्लोज करके देता है और दूसरे दिन अचानक से ऊपर बढ़ जाता है, तो पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। तो अदरवाइज दीजिए, मुश्किल नहीं है। अब आप मुझे ये पूछोगे कि 10,850 पहले तोड़ेगा, 10,930 पार जाएगा, तो मुश्किल हो जाता है मामला। बाकी रेंज और पॉइंट्स निकालने वो आसान काम है। तो अब अगर आज फिर आप मुझे पूछोगे कि भाई चांस क्या है, मैं ये बोलूँगा चांस ये है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने के चांस 75%। अच्छा, 10,930 के पार जाने के चांस 75% है, 25% ही चांस है कि आप 10,850 तोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अब जरा बैंक निफ्टी की रेंज पे भी आ जाते हैं। बैंक निफ्टी अगर आज एंट्री का लेवल हो तो फिर हमारी रेंज क्या होगी, स्टॉप लॉस क्या होगा? देखो, दो तरीका है। अच्छा हाँ, निफ्टी में भी मैं जो बता रहा था वो ये था कि या तो आप 10,850 का स्टॉप लॉस रखो या 10,850 पे एंटर करो। 10,850 पे आप एंटर करोगे तो 10,800 आपका स्टॉप लॉस है। मैं मान के चल रहा हूँ आप ऊपर खुलोगे तो आपको स्टॉप लॉस 10,850 रखना है। 10,930 पार कर लेंगे तो डिम्पी स्टॉप लॉस को ले आएंगे 10,900 पर। क्लियर है? ठीक है ना। अब आइए बैंक निफ्टी, ऐसे 27,350, 27,300, 27,450, ये 150 पॉइंट की रेंज दी आज मैंने बैंक निफ्टी को खरीदने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग रेंज है। तो 27,400 से आप शुरुआत कर सकते हैं और 27,450 से शुरुआत कर सकते हैं, 27,400 पे ले सकते हैं, 27,300 पे भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके लिए रेंज। और आपका स्टॉप लॉस बनेगा 27,250 का। ठीक है, टारगेट है 27,500, 600, 700। ठीक है। दूसरा तरीका ये कि गैप से खुल रहे हैं आप, तो आप 27,400 का स्टॉप लॉस ही रख लीजिए खाली, सिंपल। हाँ, क्योंकि ये तो इन्वेस्टर के लिए हो जाएगा 250 का। प्रॉब्लम क्या है, मैं 1-2 दिन से दे नहीं रहा, लेकिन रेंज का निचला हिस्सा टच करता है बैंक निफ्टी, निफ्टी भी करता है, तो पता चला वहाँ आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो इसलिए ये रेंज नीचे की भी देनी जरूरी है कि वहाँ मौका मिले तो आपको ले लेना है। ठीक है, क्लियर है। तो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ये तो या तो आप शुरुआत में ही खरीद रहे हो 27,500 के ऊपर खुलने पे, तो आपको 27,400 का स्टॉप लॉस लगाना है। क्लियर है। 27,600, 700, 750 तीन टारगेट, फिर 50 मिनट ऊपर का 750 का भी टारगेट हो जाएगा। अच्छा, शॉर्ट करना है क्या बैंक निफ्टी? बिल्कुल पक्का करना है और चांस लेना चाहिए करने का। जैसे मैं 11,000 के निफ्टी पे चांस लेना चाहता हूँ कि एक 50 पॉइंट के लिए तो चांस लिया जाए, वैसे ही बैंक निफ्टी पे 150, 200, 100 पॉइंट का चांस एक लेना बनता है, और वो चांस एकदम परफेक्ट है। 27,700, 27,750 की रेंज में एक चांस शॉर्ट का लीजिए और 50 पॉइंट की रखिए रिस्क, 27,800 का, 27,600, 27,550 के टारगेट के लिए बस। ठीक है। इस बीच जो बैन में आज मैंने सेक्टर निकाले ही नहीं है, सेक्टर स्टॉक से स्टॉक बहुत सारे सेक्टर निकाले। हाँ,
ठीक है, तो आज के वैसे जो मैं दो एफ वाले जो शेयर जो बैन में है, जस के तहत अदानी पावर एंड जेट एयरवेज, ये रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा पीसीआर और विक्स ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा बदलाव हुआ ही नहीं है। अब आते हैं आज के सेक्टर्स तो खैर नहीं है, लेकिन आज के स्टॉक्स ज़रूर हैं। ये रिजल्ट्स के बेसिस पर दिए गए स्टॉक्स हैं। पहले जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर आज का स्टॉक ऑफ द डे और आज का हीरो फिर आपको 9 बजे भी आपके सामने रखेंगे। तो पहले रिजल्ट वाला शेयर विप्रो, क्या यही आज का सबसे नोटिस करने वाला शेयर होगा? नहीं, उससे पहले एक बार मैं सोच रहा हूँ कि एक बार पहले हाँ, या पहले स्टॉक्स लेना है। पहले एक स्टॉक ले लीजिए। चलिए, तो हाँ, विप्रो। हाँ, विप्रो देखिए, विप्रो में कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। पहले क्या सुनना चाहते हैं? पहले अच्छा ही सुनना चाहते हैं। बहुत, ये आपकी ये पॉजिटिव अप्रोच बहुत पसंद आती है, यही सही है। अच्छा ये है कि रिजल्ट अनुमान के मुताबिक है। यही अच्छा है। नहीं, अच्छा ये कि मार्जिन्स बहुत बढ़िया हैं। मार्जिन्स उम्मीद से बेहतर आए हैं, तो मार्जिन्स अच्छे हैं और ब्रॉडली रिजल्ट जो है वो अनुमान के मुताबिक है। बोनस आना था 3 पे 1 बोनस, मतलब ऐसा कोई, और बोनस से वैसे भी कोई फर्क तो पड़ता नहीं, एडजस्टमेंट है खाली, ठीक है ना। आपके पास 3 शेयर है, 4 हो जाएंगे, भाव उतने 25% कम हो जाएगा आपका, तो बात तो उतनी की उतनी है। तो बोनस से मुझे फर्क पड़ता नहीं, करेक्ट। तो विप्रो मेरे लिए जो है वो इनलाइन रिजल्ट है, मार्जिन्स अनुमान से बेहतर है, रेवेन्यू थोड़ा सा कम आया, गाइडेंस इतना दमदार नहीं है। जैसा गाइडेंस है ना टीसीएस इन्फोसिस का दिख रहा था मैनेजमेंट में दम बात करने में, वो विप्रो में मिसिंग था। इसलिए मुझे विप्रो के रिजल्ट्स में मुझे लगता है कुछ होगा नहीं, ऊपर खुलेगा वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं कि खराब है कि स्टॉक टूट जाए, वैसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन भाग जाए स्टॉक वैसा भी नहीं है। सो फ्यूचर्स के लिए जो मेरी ट्रेडिंग रेंज है विप्रो की 346 बंद हुआ है, राइट। 320 ऊपर की तरफ 355 पार होने दो। तेजी इसमें तभी बनेगी जब ये 355 के पार निकलेगा, ठीक है, तब तक नहीं। वैसे हमने नितिन की पीसीआर में ये कॉल रखी थी विप्रो की, उस समय तो 6-7 रुपये, यानी कि अर्निंग से ठीक पहले 6-7 रुपये चला है। 2400 का लॉट साइज है, तो आपको उसका अच्छा बेनिफिट ऑलरेडी अकाउंट में होगा भी। लेकिन आज नंबर्स के बेसिस पर अगर आप एक बार प्रॉफिट बुक भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये इंट्राडे का ही गेन आपके अकाउंट में था, आपने बुक किया होगा तो ठीक, नहीं तो आज भी कर सकते हैं आप। आगे बढ़ रहे हैं, अब जरा एफआईज और एफ&ओ के आंकड़ों पर आते हैं। पहले जरा एफआईज के आंकड़े, क्योंकि वहाँ पर आपने रखा है न्यूट्रल और डीआईज भी है न्यूट्रल, तो पहले जरा एफआईज के आंकड़े। कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब डीआईज का तो 1 करोड़ का सेलिंग का आंकड़ा है। बजट सिर्फ 10 ही दिन दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी पोजीशंस क्यों नहीं बन रही है एफआईज से? आपको हमको फर्क पड़ता है, इनको तो पड़ता भी नहीं। और दूसरा ये तो इंटरिम बजट के हिसाब से मान के चले कि ज़्यादा कुछ होना जाना नहीं है, हालांकि होगा वो अलग बात है। तो इसलिए बजट को लेकर तो हम ज़्यादा उत्साहित होते हैं, ट्रेडर्स ज़्यादा उत्साहित होते हैं, मीडिया ज़्यादा उत्साहित होता है, और होना भी चाहिए। लेकिन फंड मैनेजरों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हर साल आता है उनके हिसाब से, तो चुनाव के साल में 2 बार आता है। तो इसलिए उनको ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। उनके लिए तो क्या है, मतलब लोकसभा विधानसभा चुनाव भी बोलोगे तो साल में 3 आते हैं, लोकसभा चुनाव हर 5 साल आता है, उसमें क्या है, मतलब ठीक है इवेंट है, नॉन इवेंट जैसा। हाँ, लेकिन अच्छा, तो उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो जहाँ तक डेटा का सवाल है, 125 करोड़ की बिकवाली की है एफआईज ने, करेक्ट, कैश में, लेकिन सामने 538 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे। तो ये डेटा अच्छा है, क्योंकि स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हुई, लगभग आपकी 400 करोड़ की खरीदारी होगी, ठीक है। अब आइए घरेलू फंड सिर्फ 1 करोड़ का बेचा है, न्यूट्रल है। इंडेक्स फ्यूचर्स 400 करोड़ के बेचे हैं एफआईज ने, तो ठीक है, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं, ठीक है। तो डेटा इसलिए मैंने न्यूट्रल साइड पर रख दिया, ठीक है। अब आते हैं जरा एफ&ओ के आंकड़ों पर। तो ऑप्शंस की बेसिस पर एक तो मेरे को पहले जरा निर्णायक लेवल कैसे सिद्ध हुआ 10,900, और दूसरा 11,000 पे कितनी ज़्यादा कॉल राइटिंग है? 11,000, पहले 10,900 बता देता हूँ। 26 लाख पुट में है, 28 लाख कॉल्स में, बराबर है। मजे की बात है, दिन पे पूरे किसी स्ट्राइक प्राइस पे ऐसा नहीं कि 2-3 लाख शेयर का भी निफ्टी के किसी स्ट्राइक प्राइस पे कम या ज़्यादा हो, 2 लाख शेयर भी नहीं है। इससे आपको समझ में आएगा निफ्टी में किसी का इंटरेस्ट ही नहीं ट्रेड करने का। होगा भी क्या, 50-75 पॉइंट में आप दिन भर घूमते रहें, 2-3 दिन ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दिया तो इसलिए होना ही नहीं है कुछ, पहली बात। प्रीमियम घट के 20 पॉइंट की आ गई। अब आइए 11,000 के लेवल पर। 11,000 के लेवल पर 36 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, जो हाईएस्ट है, तो इसलिए पार करना थोड़ा मुश्किल। एक अच्छी बात हुई है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 10,700 पर है अभी निफ्टी का। तो अब जब जैसे जैसे आप एक्सपायरी की, इस बार एक्सपायरी दूर है, 31 तारीख को है, हाँ, महीने के आखिरी दिन है, बजट के ठीक 1 दिन पहले, उस दिन इकोनॉमिक सर्वे आएगा। तो 10,700 आपके लिए बेस हो गया बहुत बड़ा, तो थोड़ी सी रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंग चीज़ है, 95,000 शेयर कम हुए हैं कल ओपन इंटरेस्ट में, तो पोजीशन कम हुई है बैंक निफ्टी में। और
ये आमतौर पर है ना, मैं जिक्र नहीं करता, लेकिन क्यों कम होने का जिक्र करना क्यों इम्पोर्टेंट है, आप इस बात को समझिए। वीकली एक्सपायरी का पहला दिन है, ठीक है, ऑप्शन के डेटा नहीं है, फ्यूचर के, लेकिन उसके बावजूद किसी ने तो पोजीशन कम की है फ्यूचर्स में, तो पोजीशन कम किया और प्रीमियम बढ़कर आई है 59 पॉइंट से 91 पॉइंट, यानी कि 32 पॉइंट प्रीमियम बढ़ी है। ये डेटा मुझे कुछ कह रहा है, ये डेटा मुझे ये कह रहा है कि 27,600, 27,575, 27,600 अगर आज गलती से बैंक निफ्टी पार करके 5 में टिक जाए तो शॉर्ट मत रहिएगा। हालांकि मुश्किल लग रहा है कि जो रिजल्ट देखकर जो माहौल दिख रहा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक बहुत चलने देंगे इसको, लेकिन अगर 27,600 के पार निकल के टिक गया तो 100-150 पॉइंट तुरंत मिलेंगे, क्योंकि शॉर्ट्स काफ़ी कवर हुए हैं। ओपन इंटरेस्ट घटाए, प्रीमियम बढ़ी है, वो भी वीकली एक्सपायरी के पहले दिन शॉर्ट्स कवर हुए हैं। तो ये थोड़ी बहुत हलचल हुई है बैंक निफ्टी में। हाँ, और 27,500 इसलिए निर्णायक लेवल है, 3 लाख शेयर पुट में है, 4 लाख शेयर कॉल्स में है, तो इसलिए वो लेवल थोड़ा सा अहमियत वाला है। नीचे की तरफ 27,300 आते ही बहुत मजबूत सपोर्ट आता है, ऊपरी स्टोन पर 27,700 आते ही प्रॉफिट बुकिंग आती है। सिंपल है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस पूरा हुआ और आपके सामने हमने आज का रिजल्ट एनालिसिस विप्रो जिसके नंबर्स इनलाइन रहे हैं और आपने ऑप्शंस के ट्रेड के बारे में भी जान लिया। अब बात करते हैं आज के स्टॉक ऑफ द डे की। आज आपका स्टॉक ऑफ द डे एल&टी का फ्यूचर सेल है। हाँ। लेकिन इसमें ना मेरे दिमाग में एक और चीज़ आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ही परसों एक फोटो सेशन हुआ जिसमें एल&टी ने एक बहुत अच्छा टैंक सा बनाया और प्रधानमंत्री मोदी खुद उस टैंक में गए। वो एल&टी का ही था, वो एल&टी ने ही डेवलप किया है। अब एल&टी के जो नंबर हैं उसमें सेबी ने कहा है कि आप बायबैक नहीं ला सकते। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं डिम्पी, मैं इसको एडिटर स्टेक में भी लेना चाहता था। हाँ, इसे दो तरीके से देखना चाहिए। पहली चीज़ तो एल&टी की गलती है। गलती ये है कि एल&टी जैसे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आप ये उम्मीद नहीं करते कि बायबैक के बाद उनका डेट इक्विटी रेशियो सेबी के तय मानक जो है, स्टैंडर्ड है, उससे कम हो जाएगा। ये लेकिन ये गलती है, ये इंटेंशन नहीं है उनका, ठीक है। तो लेकिन गलती है, सेबी का नियम है तो सेबी उस हिसाब से डिसीजन ले रही, तो गलत नहीं है। लेकिन इसमें दूसरा सवाल ये कि एल&टी का बायबैक लाकर किसको फ़ायदा होना है? शेयरधारकों को। एल&टी किसी की कंपनी तो है नहीं, प्रोमोटर तो कोई है नहीं एल&टी का। एल&टी तो प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। ऐसे 50 एग्जाम्पल आपके सामने हैं जो बायबैक का ऐलान करते हैं और बाद में मना कर देते हैं हम नहीं ला रहे हैं। उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं है। एल&टी जैसी कंपनी ने ऐलान किया, ठीक है, आपके नियम में नहीं बैठ रहा, लेकिन आज एल&टी टेक, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, एल&टी के इन्फोटेक, इन सब कंपनियों की जो वैल्यू है एल&टी की बैलेंस शीट में, जो बुक वैल्यू पर है, उसको मार्केट वैल्यू पर कर दो। कौन सा डेट इक्विटी रेशियो कम है एल&टी का? कौन सा? आज एल&टी AAA रेटेड पेपर है, जितना पैसा एल&टी को चाहिए ऐसे मिलता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, टॉप क्लास मैनेजमेंट है, उसके अगेंस्ट होना ये ठीक नहीं है, ये मैं गलत मानता हूँ। अब रूल अपनी जगह है और प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये, और कौन सा अगर एल&टी बेचारे पहले बार तो बायबैक लाए हैं, और शायद ये भी आप इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि पहली बार लाए तो शायद नियमों में उन्हें थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह गई होगी। तो और दूसरा ये, कोई प्रमोटर है और वो लाकर शेयर चलाने के लिए बायबैक लाता है, बहुत सारे करते हैं। जस्ट डायल, पीसी ज्वेलर्स, हमने कई नाम 50 नाम है जिन्होंने लाए, नहीं लाए, मार्केट प्राइस से बहुत ऊपर लाएंगे, बायबैक का ऐलान करेंगे, फिर मना कर देंगे, नहीं कर रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं है। तो मुझे थोड़ी निराशा हुई है दोनों ही तरफ से, थोड़ा एल&टी की तरफ से भी कि भाई उन्हें ध्यान रखना चाहिए था, और थोड़ा सेबी की तरफ से भी कि उन्हें समझना चाहिए था कि भाई ऐसा नहीं करे तो कुछ ना कुछ उस तरह से, क्या पता नहीं, ढील दी जा सकती, नहीं दी जा सकती, वो मैं। अब आइए तीसरा सवाल, जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी उनके टैंक में गए, एल&टी का बायबैक आए या ना आए, क्या फ़र्क पड़ता है? एल&टी तो एल&टी है, कोई टैंक बनाना बंद थोड़ी कर देगी, रोड बनाना बंद थोड़ी कर देगी, ऑर्डर बुक कम थोड़ी हो जाएगी। तो ये खाली एक सेंटीमेंट के लिहाज से, और सेंटीमेंट के लिहाज से भी इसलिए कि वो अक्टूबर की जो डेट थी उस दिन के हिसाब से लोगों ने बायबैक के लिहाज से शेयर लेके रखे हुए हैं, तो एक बार सेंटीमेंट के लिहाज से जो 2-3% का रिएक्शन आना है वही आना है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। तो बहुत ज़्यादा मूड मत खराब कर लीजिए ऐसा कि एल&टी ने बायबैक नहीं लाए मतलब कंपनी फ्रॉड है या कंपनी बंद हो गई, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एल&टी ही है, और मैं तो ये कहूँगा कि नीचे आए उल्टा लेना ही चाहिए।
हो सकता है एल नियमों को समझकर ठीक ठाक करके फिर से एक बायबैक ले आएगी, और ना भी लाए तो क्या फर्क पड़ता है। जो एल की स्ट्रेंथ है, जो बैलेंस शीट मजबूत है, वो तो है ही, क्या फर्क, कोर बिजनेस है वो तो उनका। हाँ, सो सिंपल है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी एक सेंटीमेंट के लिहाज से जो इम्पैक्ट होना है, इसीलिए मैंने स्टॉक में शॉर्ट कॉल दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत साफ साफ आपको कहना चाहता हूँ, ज़्यादा गैप से खुल जाए एल आपको नहीं शॉर्ट करना है। 1335 स्टॉप लॉस है आपका फ्यूचर्स का शॉर्ट करने के लिहाज से। नीचे की तरफ 1295 और 1280, ये 2 लक्ष्य के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। सिर्फ सेंटीमेंट इम्पैक्ट, फंडामेंटली कुछ नहीं बदला एल के लिए, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसा मामला है ही नहीं जैसे 25 मामले आप पहले देख चुके हैं कि जिसमें प्रमोटर्स जानबूझकर बोले कि बायबैक लाएंगे ताकि शेयर का दाम बढ़े, और बढ़े भी, और उसके बाद मना कर देते नहीं ला रहे हैं, और उन पर किसी तरह का अब तक मैंने तो कोई सेबी का एक्शन देखा नहीं। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वहाँ होना चाहिए एक्शन, होना ही पूछा जाता रहा, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। हाँ, वहाँ होना चाहिए एक्शन कि भाई साहब आप शेयर चलाने के लिए बायबैक ऐलान कर रहे हो और बाद में मना कर देते हो। एल के नहीं, ये गलत। ठीक है, तो इस बीच एल हालांकि लेवल्स आप फिर भी नोट करें एक बार, 1295 आपका टारगेट होना चाहिए अगर आप इस पे शॉर्ट देख रहे हैं। एक चीज और कि काफी लोगों को ये लगता है कि अनिल जी बोल तो एल के फेवर में रहे हैं और दे रहे हैं शॉर्ट कॉल। तो देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, मतलब ट्रेडिंग वाले में और इन्वेस्टमेंट वाले में, दोनों में फ़र्क है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एल में कुछ नहीं बदला, कहीं कोई तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग के लिहाज से जिन लोगों को ट्रेडिंग पोजीशन लेनी है उनके लिए दिन के लिए शॉर्ट कॉलर, वो भी कोई बड़ी बात नहीं कि अगर दिन के दौरान वापस नीचे से घूम जाए ये स्टॉक, यू नेवर नो। नहीं ठीक है, और 11,000 तरफ पहुंच रहे तो इस तरह के दिग्गज की जरूरत तो खैर पड़ेगी। ये कमजोर रहेगा तो फिर बाजार पे प्रेशर भी रहेगा। आप लेवल एक बार नोट कीजिए, 1280 दूसरा टारगेट है, और स्टॉप लॉस 1335 का आपको रखना है। ज़्यादा बड़े गैप के साथ खुले तो सौदा लेना ही नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे, 9 बजे तो खैर हम आपके सामने आज का हीरो रखेंगे, लेकिन रिसर्च टीम पूरी तरह से मेरे साथ तैयार हो चुकी है। आपको अलग अलग बताने वाले हैं स्टॉक्स इन न्यूज़, साथ ही ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स। तो इन सभी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए रजत मेरे साथ हैं, आपको ये बताने के लिए कि इस समय की खबरें क्या हैं। साथ ही साथ दीपाली हमको बताने वाली हैं कि आज की न्यूज़ कौन सी हैं, और दिवांशी ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट। तो दीपाली, पहले आपसे शुरू कर रहे हैं, जरा बताएं खबरों वाले शेयर कौन से हैं। लिस्ट तो काफी लंबी है डिम्पी, लेकिन टॉप 5 स्टॉक्स हम यहाँ पर लेकर आए हैं जहाँ पर खबरों का इंपैक्ट दिखेगा। सबसे पहला स्टॉक रहेगा वोडाफोन इंडिया का। ये याद दिला दो, रिलायंस जियो के नंबर्स आने के बाद फ्राइडे के सेशन में टेलीकॉम स्टॉक्स काफी टूटे थे, वोडाफोन आइडिया भी गिरकर बंद हुआ था। आज 2-3 खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि इनको जो 10,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम पेमेंट फीस पे करनी है, उसके लिए इन्होंने टाइम मांगा है, और 2 साल का टाइम मांगा है कि आप हमें दीजिए, क्योंकि डेट लेवल्स काफी हाई है, बैलेंस शीट पे बहुत स्ट्रेस है, तो समय मांगा है इन्होंने 10,000 करोड़ के स्पेक्ट्रम पेमेंट के लिए। साथ ही कंपनी ने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में लगभग 4700 करोड़ के टैक्स रिफंड की, और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है इस पूरे मामले को लेकर। दरअसल 4 हफ्ते में जो आईटी विभाग है उसको इस पूरे मामले में जवाब भी देना होगा। दरअसल मार्च 2017 तक कंपनी पर 53,000 करोड़ का कर्ज भी है, जिसमें कि 5500 करोड़ का घाटा हुआ है। तो वीक फाइनेंशियल, इसीलिए कंपनी ने यहां पर टैक्स रिफंड की बात कही थी। साथ ही बुधवार को इनकी बोर्ड बैठक भी है जिसमें फंड रेजिंग पर डिसीजन लिया जाएगा। तो ये 3 खबरें हैं वोडाफोन इंडिया पर। जेट एयरवेज फोकस में रहेगा। पिछले हफ्ते काफी ऊपर नीचे रहा ये स्टॉक। दरअसल फॉरेंसिक ऑडिट जो हाल ही में हुआ था उस पर रिपोर्ट इसी हफ्ते आएगी, और साथ ही साथ एतिहाद ने जो बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस रिलीज की बात कही थी पिछले हफ्ते एडिशनल स्टेक लेने के लिए, अब शायद वो रुख थोड़ा सा नरम हो सकता है। तो एक प्लान एतिहाद की ओर से आ सकता है जेट एयरवेज को लेकर इसी हफ्ते। साथ ही इन्फीबीम एवेन्यू यहां पर फोकस करेंगे। खबर यह है कि कंपनी ने अपनी सब्सिडरी बेची है और 60 करोड़ में इंजीनियर्स ई कॉमर्स कंपनी जो है उसको बेच दिया है। ITI आपको याद होगा, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर भी थी कि बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं और जनवरी में ही 3,000 करोड़ के ऑर्डर मिलेंगे। तो वो खबर काफी हद तक सही साबित हुई है, क्योंकि कंपनी को 1,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड से। तो ITI लिमिटेड यहां पर खबर पॉजिटिव है, एक्शन में रह सकता है ये स्टॉक। इसके अलावा माइंडट्री, इनफैक्ट माइंडट्री के साथ साथ L&T इन्फोटेक, ये दोनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। खबरें यहां पर ये हैं कि L&T इन्फोटेक विजय सिद्धार्था का जो 21% का स्टेक है माइंडट्री में, वो एक्वायर कर सकती है। हालांकि यहां पर बेरिंग पी एशिया, KKR, इनका भी नाम सामने आया है, लेकिन फाइनली अब L&T इन्फोटेक एक और यहाँ पर फ्रंट रनर है जो कि माइंडट्री में विजय सिद्धार्था का स्टेक ले सकता है। तो ये कुछ खबरें हैं आज के लिए। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी देर पहले एक खबर वोकार्ट को लेकर भी आई है कि उनको एक कैंसर की दवा की अप्रूवल भी मिल गई है US FDA से, जो नीचे आप देख भी पा रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में। तो वोकार्ट पे भी आज आप फोकस रखें, इसको भी दवा की अप्रूवल आई है, थोड़ी देर पहले की खबर है ये भी। आगे बढ़ रहे हैं, संदीप हमारे को ये बताने वाले हैं कि आज के नंबर्स कैसे रह सकते हैं, जिन कंपनीज के कुछ आने हैं, एक तो उनके नाम, और साथ ही जो नंबर्स आ चुके हैं वो नंबर्स कैसे रहे। संदीप बताएं आप।
देखिए पहले तो आज जो नंबर्स आने हैं उसमें कोटक महिंद्रा बैंक निफ्टी की कंपनी है, इसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। और 4 कंपनियां हैं एफएनओ के लिहाज से, यूनियन बैंक, एल&टी फाइनेंस, हिंदुस्तान जिंक और जस्ट डायल, जिनके नंबर्स आने हैं। और कैश में कई सारी कंपनी जिनके नंबर्स आ जाने हैं। लेकिन जो नंबर्स आए हैं उसमें सबसे पहले नाम है HDFC बैंक का, जिस पर आपको नजर रखनी होगी। नंबर्स मिक्स कहना चाहिए। देखिए इनकी जो NII है उसमें करीब 22% की बढ़त आई है। मुनाफा जितना अनुमान था 20% के ऊपर बढ़ेगा उतना ही बढ़ा है। लेकिन ध्यान दीजिए कि एक अदर इनकम का सपोर्ट भी है, 27% की अदर इनकम बढ़ी, जिससे मुनाफे में बढ़त देखने को मिली है। और उसके साथ साथ एसेट क्वालिटी जो ग्रॉस और नेट NPA दोनों में इजाफा हुआ। स्थिर रहने का अनुमान था, ग्रॉस NPA 1.33% से बढ़कर 1.38% और नेट NPA 0.40% से बढ़कर 0.42%। तो ये एसेट क्वालिटी का जो नंबर बढ़ा है ये जरूर निराशाजनक है। इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक दूसरा बैंक है, इसके भी शनिवार को नंबर्स आए थे, नंबर्स कमजोर है। एक तो मुनाफा जो है 115 करोड़ से घटकर 84 करोड़ हुआ है, क्योंकि जो प्रोविजनिंग है उसमें 32% का इजाफा हुआ है। और उसके साथ साथ आप देखें तो इनके भी जो ग्रॉस और नेट NPA दोनों में इजाफा हुआ है। 4.61% के मुकाबले 4.88% का जो ग्रॉस NPA आया है वो हो सकता है कि आज साउथ इंडियन बैंक को थोड़ा सा वीक करता हो दिखे। लेकिन नतीजों के लिहाज से जीलन नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। आए अगर आप देखें 2 गुना से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है। मुनाफा देखें तो करीब 82% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। और ऑपरेटिंग आधार पे नंबर्स भी देखें तो EBITDA में 68% की बढ़त आई। तो नंबर्स यहाँ पे अच्छे रहे हैं। इसके साथ साथ इंश्योरेंस स्पेस में एक तो SBI लाइफ और दूसरा ICICI लोम्बार्ड, दोनों के नंबर काफ़ी अच्छे रहे हैं। SBI लाइफ में अगर आप देखें तो मुनाफा करीब 15% बढ़ा है। जो नेट प्रीमियम इनकम है उसमें करीब 35% के आसपास की बढ़त आई है। और कमीशन इनकम में भी करीब 21.5% की बढ़त है। ICICI लोम्बार्ड देखें तो मुनाफा 12% के आसपास बढ़ा है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखें जो नए प्रीमियम हुए हैं उसमें 32% का इजाफा हुआ है। और जो कमीशन थी वो पिछली बार नेगेटिव थी, वो नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पे टर्न होती हुई दिखी हैं। तो आज ICICI लोम्बार्ड का स्टॉक नंबर्स के ऊपर हो सकता है पॉजिटिव रिएक्ट करता हुआ दिखे। और आखिर में HOEC एक एक्सप्लोरेशन स्पेस की कंपनी है, इनके नंबर्स में अगर आप देखें तो मुनाफे में 12.9 करोड़ के मुकाबले 35 करोड़ का नंबर आया है। उसके साथ साथ आय देखिए करीब 5 गुना बढ़ती हुई दिखी है। और EBITDA फंड पे जो कारोबारी मुनाफा है उसमें भी करीब 150% के आसपास का इजाफा देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर आधार पर देखें तो नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। ठीक है, साल दर साल पर नंबर वापस अच्छे हैं। HOEC के पिछली बार भी नंबर काफ़ी ठीक थे, हमने आपके सामने सबसे पहले बात रखी थी। और कुछ नंबर्स पे हम रिएक्शन भी लेंगे क्योंकि रिपोर्ट्स भी हैं उस पर। सबसे पहले बात L&T पे ही करते हैं। L&T पे CLSA की रिपोर्ट आई, दिवांशी, तो ये क्या कह रही है रिपोर्ट? बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहले अगर CLSA की बात करें तो ये मान के चल रही है कि सेबी ने जिस तरह से यहाँ पे आंकलन किए हैं, जितने रेशियोज़ के वो थोड़े से कंजर्वेटिव हैं। और इसी की वजह से उन्होंने जो प्रस्ताव है बायबैक का उसको खारिज किया है। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और यही नहीं, वो ये मान के चल रहे कि जो ROE है उस पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होगी इस बायबैक को खारिज करने से। और ये भी मान के चल रहे कि अब L&T यहाँ पे दूसरे विकल्प पर सोचेगी। और जो एक टाइम का स्पेशल डिविडेंड है 53 रुपीज़ प्रति शेयर का, उस पर यहाँ पे L&T सोच सकती है। और 1730 तक के लक्ष्य दे रहे हैं। वहीं पे मैक्वारी भी ये मान के चल रहा है कि 1880 तक के लक्ष्य हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आज एक वन टाइम नी जर्क रिएक्शंस हमें L&T के जो शेयर है उसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो यही मान के चल रहे हैं कि जिस तरह से रेशियोज देखे गए हैं वो बहुत ज़्यादा ठीक से नहीं देखे गए हैं। कुल मिला के बात यह है कि L&T को इस बायबैक वाली खबर से लेकर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना है, कुछ नहीं। एक और स्पेशल डिविडेंड आना है वो आ जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। सिंपल है वो, नहीं तो डिविडेंड दे देंगे। और वो खुद देखिए CLSA की जो रिपोर्ट है ना उसमें सबसे काम की लाइन एक ही है, सेबी ने शायद नतीजों के आकलन में गलती की। अब वो सीधा सीधा तो नहीं बोल सकते, शायद तो लगाना ही पड़ेगा सेबी के लिए कह रहे तो। और बहुत कंजर्वेटिव तरीके से रेशियोज का आकलन किया है। ठीक बात। इसके अलावा ICICI लोम्बार्ड पर भी CLSA की रिपोर्ट आई है, जहां पे उन्होंने अपने लक्ष्य बढ़ा दिए हैं, 1000 से बढ़ाकर 1040 किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से खर्च बढ़े हैं कामकाज के और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो थोड़ा सा बढ़ा है, जिसकी वजह से थोड़े से रेशियोज यहाँ पे गिरते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ है वो यहाँ पे उनको काफ़ी बेहतर आती हुई दिख रही है। आने वाले 3 साल में 21 तक यहाँ पे जो ग्रोथ का अनुमान है वो उन्होंने बढ़ा दिया है। और साथ ही HDFC बैंक पर ब्रोकरेज हाउसेस काफ़ी बुलिश हैं और ये मान के चल रहे हैं जिस तरह से एसेट क्वालिटी थोड़ी सी गिरती हुई दिख रही है, ख़राब होती हुई दिख रही है, उसी एक ही कारण है। यहाँ पे जो एग्री लोन्स है वहाँ पे थोड़े से NPA बढ़ते हुए दिखे थे, लोन फार्म वेवर्स की वजह से यहाँ पे NPAs थोड़े से ख़राब हुए हैं। इसके अलावा ओवरऑल नतीजे काफ़ी बेहतर है। CLSA ने भी अपने लक्ष्य यहाँ पे 2730 तक के बढ़ा दिए हैं। और साथ ही विप्रो पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं लग रही है, पॉजिटिव नहीं है। सिर्फ सिटी है जिन्होंने अपने लक्ष्य बढ़ाए हैं। इसके अलावा जितनी भी रेटिंग है सेल की और अंडर परफॉर्मेंस की वो उन्होंने बरकरार रखी है अच्छे नतीजों के बावजूद भी। और L&T इन्फोटेक पर आज सिटी की रिपोर्ट आई है, जहाँ पे खरीदारी की राय और लक्ष्य वो 1200 तक के सुझा रहे हैं। मान रहे तीसरी तिमाही में नतीजे काफ़ी बेहतर रहे हैं और मिड कैप सेक्टर में IT कंपनीज में ये सबसे टॉप पिक यहाँ पे उनको दिख रही है। EPS अनुमान भी बढ़ाए हैं।
ठीक है, इस बीच जो विप्रो की ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स है उसमें जो सबसे निचला पायदान है वो 290 का और सबसे ज़्यादा 360 का है। 346 पे तो शेयर ट्रेड ही कर रहा है, तो इसलिए इससे ध्यान रखें। इस रिपोर्ट्स में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी कहीं भी लेवल्स वाला गेम हमको नहीं देखने को मिल रहा है। नंबर्स भी इनलाइन ही रहे हैं। सन फार्मा पे न्यूमेरा की रिपोर्ट 561 का यहाँ पे टारगेट कह रहे हैं और कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर चिंता तो थोड़ी है, बट फिर भी स्टिल अपनी वो खरीदारी की राय के साथ चलना चाहेंगे। 561 इन्होंने टारगेट दिया है। मेहमानों का पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। राकेश बंसल और कुणाल जी हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से हैं, सिमी वॉमिक कोलकाता से हैं, संदीप जयपुर से हैं और शुभम हमारे साथ मुंबई से हैं। तो देश का हर कॉर्नर से हमारे साथ दिग्गज गेस्ट जुड़े। बिल्कुल, तो चलिए दिग्गजों के साथ करते हैं शुरुआत और ले लेते हैं पहले शॉपिंग लिस्ट। शुभम जी क्या क्या खरीदेंगे? एक खरीदेंगे एक बेचेंगे। बेचने वाला भी मिल गया? कहाँ से मिला? आपको याद होगा आरएसी पे एक बार बोल्ड कॉल दिया था जब अरे चल रहा हाँ, था 128.50 पे। तो अभी इसका भाई है पीएफसी, उस पे सेल कॉल है। तो उसका क्या हुआ पहले तो वो बताओ। वो तो गिरा ना, नेक्स्ट डे ही गिर गया। गिर गया क्या? गिर गया। अरे गजब करते हैं, उस दिन तो बड़ा टॉप 3 के लिस्ट में था उस दिन, बढ़े हुए स्टॉक में, और वहाँ पे शॉर्ट कॉल था। कैसे कर लेते हैं सर? क्या बात, बताइए सर। पहले तो आज तो हमारी थोड़ी दुनिया बदल गई है, बिकॉज ऑप्शंस में और जिस तरह से फ्यूचर का मार्जिन बढ़ा है, अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे बहुत सारे इन्वेस्टर निकल चुके हैं मार्केट। लेकिन मैंने किसी से पूछा, ऐसा बात कर रहा था वीकेंड पे, मैं कोई वो शादी वादी में गया था, काफ़ी मार्केट के लोग मिले थे, तो वो तो बोल रहे थे कि ओवरऑल मार्जिन 3-4% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और जितना पहले लग रहा था उससे। नहीं, अगर आप सेलर हैं तो आपको एवरेज 20% का इम्पैक्ट है। अच्छा, सेलर्स के लिए बढ़ गया? हाँ, मतलब बेचने में तो जो पहले अगर आप स्प्रेड क्रिएट करते हैं तो जो आपको स्प्रेड का बेनिफिट मिलता था, बिकॉज आपका रिस्क लिमिटेड है, वो अब खत्म हो गया। अच्छा, आपको शॉर्ट ऑप्शन का मार्जिन देना पड़ेगा। सो एक बुल कॉल स्प्रेड अगर आप कर रहे हैं तो वो आपका रिस्क अगर 5,000 है तो उससे मतलब नहीं है। आपका लॉन्ग कॉल मतलब अगर शॉर्ट कर रहे हैं आप कॉल तो उससे भी ज्यादा मार्जिन, नेकेड शॉर्ट मान के उतना ही मार्जिन लगेगा, प्लस प्रीमियम, अरे प्लस बाई का लेग का प्रीमियम। अच्छा, वो थोड़ा इलॉजिकल है। ऐसा क्यों किया है? कुछ बहुत इलॉजिकल। एक्सचेंज सेबी की कमेटी में आपको नॉमिनेट करते हैं? नहीं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन लाइक एनमी और बहुत सारे लोगों ने प्रपोज किया है सेबी को और ऑब्जेक्ट भी किया है इस चीज़ के खिलाफ, बट अभी तक तो कोई एक्शन नहीं है। अब इसमें होगा ये कि 20-25%, 30% का आरओआई गिर जाएगा। तो जितने बुक्स जो 14% के रिटर्न के लिए काम कर रहे थे, वहाँ 10 से 11% बचा है। तो फिर मजा नहीं, वहाँ अनवाइंडिंग बहुत बड़ा हुआ है। तो ऑप्शंस में मेरे को लगता है कि किस तरह से रणनीति होनी चाहिए वो आज के मार्केट के बाद ग्रेजुअली समझ में आएगा। बट फिलहाल मुझे लगता है एमएनएम एक बाय है। एमएनएम को अगर देखें तो काफ़ी गिर चुका है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला था और कंसोलिडेशन थोड़े समय से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक अपसाइड ब्रेकआउट यहाँ पे जल्द देखने को मिलेगा। तो एक बुल कॉल स्प्रेड करें, 740 का कॉल खरीदे, 760 का कॉल बेचें। स्प्रेड अभी 6 रुपये पर है, टारगेट होगा 11 रुपये का, स्टॉप लॉस होगा 3 रुपये का। और दूसरा पीएफसी, तो पीएफसी को अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि एक बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा और वो पूरे के पूरे कंसोलिडेशन के रेंज में अपर साइड पे ट्रेड हो रहा है। तो फ्राइडे को हमने देखा कि एक ब्रेकडाउन आया, बट वहाँ से रिकवर हो गया, बट मुझे लगता है कि अब यहाँ से सस्टेन करना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो एक नेकेड पुट ऑप्शन 105 का स्ट्राइक का यहाँ पे खरीदने की सलाह है। 4 रुपये के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 50 पैसे का। ठीक है, तो पीएफसी की सीधा पुट लेनी है। 105 रुपए की स्ट्राइक प्राइस की पुट है, 1 रुपये 80 पैसे मिलेगी, 4 रुपये का टारगेट, 50 पैसे का लक्ष्य है। एमएनएम में 740 की कॉल लेनी है, 760 ऊपर जाने वाली कॉल को बेच देना है। कुल मिला के खर्चा 6 रुपये का आएगा, 11 रुपये तक का आपका लक्ष्य मिल जाएगा। तो एमएनएम पॉजिटिव बायस, पीएफसी नेगेटिविटी के साथ लेना है, पुट लेनी है हमको। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, आपकी तरफ से आज के ट्रेड सर। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग अनिल। मॉर्निंग सर। दो काउंटर्स जिनमें एक में खरीदारी और एक में बिकवाली की राय है। खरीदारी की राय है अपोलो हॉस्पिटल्स में, जिसमें लगातार हम तेजी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि तेजी और मजबूत होगी और इस काउंटर में और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। 1390 रुपये का अब टारगेट है और 1340 रुपये पर स्टॉप लॉस रखकर अपोलो हॉस्पिटल्स लेना चाहिए। बिकवाली की राय है सन टीवी में, जिसमें कि एक ब्रेकडाउन आते हुए हमने देखा था शुक्रवार के ट्रेड में, और मुझे लगता है कि सन टीवी में गिरावट काफ़ी आ सकती है। बहुत क्लियर और बहुत मेजर ब्रेकडाउन आते हुए इस चार्ट पर नजर आया है। तो सन टीवी शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस रखें 545 रुपये पर, लक्ष्य होगा 495 रुपये का। ठीक है, सन टीवी को करना है शॉर्ट, अपोलो हॉस्पिटल को करना बाय। तो जो मजबूत स्ट्रक्चर है उसी के साथ ही जाना चाहेंगे इस समय कुणाल जी, अपोलो हॉस्पिटल। सिमी भौमिक भी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं। सिमी गुड मॉर्निंग, आपकी तरफ से आज के ट्रेड। गुड मॉर्निंग डिम्पी और पूरा टीम को भी गुड मॉर्निंग। मेरे तरफ से 3 बाई कॉल्स ही हैं आज। एक तो रिलायंस, जिसमें उस दिन भी मैंने कॉल दिया था, बाई कॉल दिया था, ज़बरदस्त बाइंग इसमें देखा गया था, 1200 के आसपास चला गया था। मैं वापस दोबारा इसमें बाई कॉल दे रही हूँ
1280 1276 के आसपास मिलता है तो ख़रीद लीजिए। 1272 या 1268 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। 1298 और 1310 ये तीनों टारगेट 1100 का लेवल है। 1180 1176 के आसपास खरीदने का सलाह होगा। 1172 या 68 के नीचे स्टॉप लॉस होगा। 1198 से 1210 का टारगेट होगा। रिलायंस का ये इंट्राडे का कॉल है। दूसरा कॉल HCL टेक्नोलॉजीज़ में है, जिसमें मैं करंट लेवल पर खरीदारी करने का सलाह दे रही हूँ। 963 960 के आसपास खरीदने का सलाह होगा। 56 या 53 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 977 और 983 ये दो टारगेट्स होगा। और कोटक महिंद्रा बैंक ये मेरा तीसरा कॉल होगा। 1237 से 1234 के बीच में खरीदने का सलाह होगा। 1230 या 28 के नीचे स्टॉप लॉस होगा। 1254 1260 ये दो टारगेट्स होगा। जो भी लेवल्स मैंने दिया है सारे कैश लेवल्स हैं, अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा स्टॉप लॉसेस, और तीनों मैंने इंट्राडे के लिए दिया है। रिलायंस, HCL टेक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये सारे आपके बाय कॉल्स हैं। और अब जैन साहब को पूछ लेते हैं उनकी लिस्ट कितनी लंबी है। जैन साहब, 10,900 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई आपको पिछले शुक्रवार को। अब बताइए क्या क्या खरीदने वाले हैं, क्या क्या बेचने वाले हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि TCS, रिलायंस जिस तरीके से मार्केट को ड्राइव किए हैं, TCS इनफैक्ट अच्छा बॉटम आउट हो गया। रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद मार्केट को नहीं आए थे तो वहाँ पे पिटाई हुई, बट देन जिस तरीके से उम्मीद थी कि एक बेहतरीन 1810 से लेकर 1850 एक रेंज है जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग और सपोर्ट आता है, और वहीं से अच्छा खासा चला। और मुझे लगता है कि अभी भी चलना बाकी है। जिस तरीके से एक माहौल बना है, मुझे लगता है कि TCS में बाइंग करनी चाहिए, सबसे बड़ा स्टॉक है। फिर दूसरा, मैंने अमृतांजन, एक BSE के बुल रन के ऊपर एक थीम शो हुआ था, बेस्ट स्टॉक्स एवर, तो उसमें भी मैंने अमृतांजन दिया था और 290 के लगभग, और अभी शायद 309-10 के लगभग है। मुझे लगता है कि यहाँ से अभी भी चलना चाहिए और बहुत अच्छा लगता है ये स्टॉक। जिस तरीके से HUL के रिजल्ट्स आए हैं और जो FMCG में स्पेस में ट्रैक्शन बना है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। और अनिल जी, एक चीज़ और मैं भी कहना चाहूँगा, जो शुभम जी बोल रहे थे उस पर ही ऐड करना चाहूँगा। बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। इनफैक्ट पुट राइटिंग के ऊपर जो एक तरीके से एक मार्केट में एक जनरली पुट राइटिंग को लेकर एक काम किया जाता था, हम लोग भी एज अ ब्रोकर हम लोग काफ़ी प्रमोट करते थे यही स्ट्रैटेजी को, तो उसमें बहुत बड़ा मार्जिन का इम्पैक्ट पड़ा है। और कम से कम 30-40% का हमारा जो कैपिटल इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ गया है। अच्छा। सारे जो भी ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ये। ओहो, तो फिर नितिन जी का PCR 9:45 बजे मिलेगा। इनका PCR तो गजब चल रहा है गजब। अब तक के। विप्रो का तो खैर इंट्राडे में भी अच्छा 6-7 रुपए गेन आ चुका है ऑलरेडी। तो चलिए आज भी देखते हैं नितिन जी का PCR, पुट कॉल और रिजल्ट। आज भी आपको कुछ ऐसे ही बेहतरीन कॉल मिलने वाले। लेकिन ये जो मार्जिन में वाकई में मैं जैन साहब आपको पूछने वाला ही था, कुछ तो करना चाहिए सेबी को, सोचना चाहिए कि अच्छा ज़रूरत तो लो ना मार्जिन, उसमें मार्जिन लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये तो कोई सेंसिबल बात नहीं है हमेशा के लिए मार्जिन बढ़ा दो। नहीं, कवर्ड कॉल में भी बढ़ा रहे हो, मतलब इससे बढ़िया चीज़ क्या है। FNO में आप कवर्ड कॉल पे मार्जिन जब पता है आपको उससे ज़्यादा रिस्क है ही नहीं, आप प्रूव ही नहीं कर सकते, फिर भी लेना है ऐसा तो सीजन। फिर तो एक है ना, वो मेरे हिसाब से तो इनको एक काम करना चाहिए, जो भी आदमी स्टॉक मार्केट में आए ना, उससे एक पावर ऑफ अटॉर्नी लिखवा लो कि मेरी सारी ज़मीन जायदाद ये वो सब चल अचल संपत्ति सब आपके नाम पे है, तो वैसे ही लिखवा लो ना। फिर ऐसा क्या है, मतलब जहाँ बीच में एक बार ऐसा ही हुआ था, कुछ कैटेगरी के कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ 200% मार्जिन। अरे भाई क्यों, 100 रुपये के शेयर में आदमी 100 रुपये से ज़्यादा नुकसान थोड़ी कर सकता है। 200% मार्जिन क्यों? इलॉजिकल चीज़ें जो कभी कभी करते हैं ना रेगुलेटर्स, ये ठीक नहीं है। मार्जिन को ठीक करना चाहिए। वैसे ही तो एक तो है ना, आपने 10 लाख का लोड कर दिया है, तो रिटेल इन्वेस्टर या तो आप सीधा मना ही कर दो कि भाई आदमी को ट्रेड कराओ ही मत, सीधा इंस्टीट्यूशन के लिए कर दो FNO सेगमेंट, रिटेल वाला कोई करेगा ही नहीं। अब 10 लाख का आप लोड करते हो, ऊपर से इतना मार्जिन, एक्चुअली है ना, लोड साइज बड़े होने से उल्टा ज़्यादा नुकसान होता है। लोड साइज छोटे हो, आदमी की माइंड सेट है एक लोड ट्रेड करना है, और वो एक लोड जितना छोटा होगा ना उतना बढ़िया है। कमोडिटीज में हुआ मिनी लॉट्स आ गए, गोल्ड का मिनी आया, सिल्वर का मिनी आया, और अलग अलग मेटल्स का इधर भी स्टॉक से सारे मिनी करवा देने चाहिए, HUL मिनी। हाँ, HUL मिनी। क्यों जैन साहब, ये ठीक है ना, मिनी लॉट्स करवा दो सबके। अगर आपको बड़े ही रखने हैं, भाई हमारे मूछ का सवाल है, हम लोड छोटा कैसे कर दे, 10 लाख हमने रूल निकाल लिया तो अब कम नहीं करेंगे, तो फिर ठीक है, सबके 2-2 लाख के 1-1 लाख के मिनी लॉट करवा दो। नहीं, लॉट्स तो छोटे होने चाहिए अनिल जी, बिल्कुल। देखिए, एक बार मुझे याद है फिक्स का कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट हुआ था
और बहुत बड़ा लॉट साइज था और बहुत बड़े लॉसेस लगे थे उसमें रिटेल क्लाइंट्स के, और अभी भी जो लॉट साइजेस है वो काफ़ी बड़े हैं। और जो आपने कहा कि जनरली एक लॉट का एक वो रहता है, और अब ऐसा लगता है कि रेगुलेटर का एक वो है कि वो रिटेल इन्वेस्टर्स को एफएनओ से दूर करना चाहते हैं, और यही सारे स्टेप्स जो है उनका शायद उसी रोड मैप के ऊपर ही है। तो अब देखिए क्या होता है, और भी मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टनेस और बढ़ेगी एफएनओ के ट्रेड पे, बट साथ साथ डब्बे का ट्रेड भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। डब्बे का ट्रेड भी बहुत बढ़ रहा है, तो मैं यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वहां पे भी फिर ध्यान दें, वहां पे भी लगाम लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रोकिंग बिजनेस एक्चुअली में बहुत अनवायबल सा हो गया है और बहुत डिफिकल्ट हो गया है एज अ ब्रोकर, मतलब चीज़ों को चलाना। ठीक है, मुश्किल तो खैर है ही। इस बीच इस मुश्किलों को हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से और आसान किया जाए, आपका मुनाफा तो बढ़ ही जाए। ये रेगुलेशंस का मामला तो रेगुलेटर करता ही रहेगा। बंसल जी गुड मॉर्निंग, आपकी तरफ से आज के ट्रेड। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। डिम्पी जी, पहला बाय कॉल मेरा एशियन पेंट्स पर है। एशियन पेंट्स में खरीदारी की राय है, 1380 का स्टॉप लॉस, 1431 का टारगेट। दूसरा बाय कॉल बर्जर पेंट पर है, पेंट स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। बर्जर पेंट पर 321 का स्टॉप लॉस, 334 का टारगेट। देन एक बिकवाली की राय है डिम्पी जी गेल पर। गेल का टेक्निकल रुझान खराब है, 333.50 का स्टॉप लॉस, 305 का टारगेट। देन डिम्पी जी अनिल जी ने ग्रुप फाइनेंस और बंधन बैंक में काफी ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की राय दी थी, वहां क्लियर एक डिस्टॉर्शन है। ग्रुप फाइनेंस और बंधन बैंक दोबारा से लगते हैं कि अनदर राउंड ऑफ सेल ऑफ के लिए तैयार हैं, तो यहां पर एक वर्ड ऑफ कॉशन है। दूसरा डिम्पी जी आप ध्यान दें तो एक बार मैंने आयशर मोटर पर एक बड़ी वाली सेल कॉल दी थी। सिमिलर पैटर्न्स लक्ष्मी मशीन वर्क में, जो कि ब्लू चिप कंपनी है, वहां विजिबल है। यहां पर बड़े पैमाने पर एक टेक्निकल डिस्टॉर्शन देखने को मिला है, तो लक्ष्मी मशीन वर्क्स पर भी एक वर्ड ऑफ कॉशन है। देन इतने अच्छे बाजार के अंदर डिम्पी जी दीपक फर्टिलाइजर के अंदर एक क्लियर डिस्टॉर्शन है, राउंडिंग टॉप पैटर्न फॉर्मेशन बना है, और यहां पर भी कुछ लिंक सन फार्मा से बन रहा है। फंडामेंटल स्टोरी अलग है, बट टेक्निकली दीपक फर्टिलाइजर के अंदर भी पेन लगता है अभी बचा हुआ है, तो यहां पर थोड़ा सा वर्ड ऑफ कॉशन है। देन अनिल जी आपने बोला था जब मैं गोल्ड से एग्जिट करूं तो बता दूं, तो फ्राइडे को मैंने अपनी एंटायर गोल्ड की पोजीशन से एग्जिट कर लिया है। अरे हम तो सोचे हमारे भी हाथ कुछ लगेगा आपके गोल्ड में से थोड़ा बहुत, सब 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 बेच दिया। क्यों, ऐसा क्या नाराजगी गोल्ड से आपकी? हाँ अनिल जी सब, अरे अनिल जी नाराजगी नहीं है, जो मोमेंटम लग रहा था आएगा वो आ नहीं रहा है, तो वहां से एग्जिट करा है। बंसल जी हमारे बड़े इम्पेशेंट है, मतलब इनको थोड़े दिन चीज ना चले तो चलता नहीं है, मतलब ऐसा। अच्छा लेकिन मैं इसमें एक अच्छी चीज देख रहा हूँ बंसल जी, अगर गोल्ड में तेजी नहीं तो फिर इक्विटी मार्केट में होगी तेजी। बिल्कुल अनिल जी, इक्विटी मार्केट में तेजी होनी चाहिए, और अगर आप इक्विटी मार्केट में देखें तो सारी मंदी यूएस मार्केट से शुरू हुई थी, और वहां पे जो नेकलाइन टूटी थी अब उस नेकलाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। कंसोलिडेशन होना चाहिए, बाय ऑन डिक्लाइन का मार्केट है, बट अनिल जी यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस भी होना चाहिए। ऐसे बाजार के अंदर जहां पर हम नए हाइस की बात कर रहे हैं, 11,000 के ऊपर निफ्टी के निकलने की आशा कर रहे हैं, ऐसे बाजार के अंदर जो स्टॉक 52 वीक लो लगा रहे हैं उनसे थोड़ा सा बचना चाहिए। एल्स मार्केट तो अनिल जी ठीक लगता है। और विप्रो पे भी अनिल जी मैंने फ्राइडे को एक बोल्ड कॉल दिया था, यहाँ पर भी सारे दिग्गज ब्रोकरेजेस बेरिश है। मेरा व्यू आज भी पॉजिटिव है, अब देखते हैं मार्केट खुलने के बाद विप्रो कैसा बिहेव करता है। ठीक है, आज तो आपकी तो लड़ाई सारे दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस से होती है, उनके अगेंस्ट ही तो आप व्यू लेते हो। तो देखते हैं इन व्यूज पे क्या कुछ एक्शन होता है। आइए कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में रहेंगे उन पर फोकस किया जाए। माइंडट्री, इसको खरीदने की रेस में अब L&T इन्फोटेक का नाम आ रहा है। जैन साहब लंबे समय से बातें चल रही डील होने की नहीं होने की। L&T इन्फोटेक और माइंडट्री, इन दोनों में से कुछ खरीदना है या फिर इस खबर के दम पे कोई एक्शन नहीं बनता है? नोटा देखिए L&T इन्फोटेक तो सर्टेनली बाई बनता है। हो सकता है कि आज L&T ग्रुप के ऊपर एक माहौल थोड़ा सा एक ख़राब रहे, बीइंग कि वो L&T में बाईबैक की वो जो बैड न्यूज़ है, बट ओवरऑल L&T इन्फोटेक और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ये दोनों मेरे फेवरेट स्टॉक्स में से। और मुझे ये पर्टिकुलर L&T इन्फोटेक की बात करूं तो अभी भी यहाँ बहुत पोटेंशियल लगता है। ये 800-900 रुपये से हम रेकमेंड कर रहे हैं, और अभी भी मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से या जो इक्विटी है इन सब को देखता हूँ तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। बिल्कुल यहाँ पर निवेश करना चाहिए, और फ़ायदा L&T इन्फोटेक को ही ज़्यादा होगा, और मेरे हिसाब से बाइंग बनती है। आज अगर कहीं भी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से नीचे डिप आता है तो दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर द स्टॉक। ओके, ये है L&T इन्फोटेक पर आए। HDFC बैंक रिजल्ट्स के बाद क्या होना चाहिए? CLSA का थोड़ा अपग्रेड है, अपग्रेड इन द सेंस कि 60 रुपये उन्होंने टारगेट बढ़ाया। सीवी जरा चार्ट्स देखिए और बताइए HDFC बैंक खरीदना है, बेचना है या कुछ नहीं?
देखिए, मैं तो खरीद के ही जाना चाहूँगी। ये 2100 2120 ये रेंज है इसका सपोर्ट एरिया। जब तक इस रेंज के ऊपर रहेगा तब तक खरीदने का सलाह होगा। और टारगेट मेरा 2155 से 2165 का है। ये रेजिस्टेंस एरिया है, जब क्रॉस करके आगे निकल जाएगा तब फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। 2155 2165 ये दो मेरा टारगेट से अपसाइड पर। जी, एक बार जरा ITI का शेयर वापस से देखिए, क्योंकि इनको एक ऑर्डर मिला। हमारी एक एक्सक्लूसिव खबर भी थी कि अगले 3 महीने में 10,000 करोड़ और 1 महीने के अंदर 3,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर आ जाएंगे। 1,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर आ गया। अब ITI के अंदर आज क्या करना चाहिए? डिम्पी, मुझे लगता है कि ITI एक बार थोड़ा सा नेकलाइन एक ब्रेकआउट तो दिया था, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आया था ऊपरी लेवल पर एक मेजर सपोर्ट के आसपास जाके सपोर्ट लिया है। 100 का लेवल काफ़ी क्रूशियल है और जब तक ये स्टॉक 100 के ऊपर है तब तक इसमें टेक्निकली भी मुझे लगता है कि जो भी ब्रेकआउट था वो मेंटेन्ड है। तो 100 के आसपास उस दिन बंद किया था। आज मुझे लगता है कि वापस से चलना चाहिए। 100 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदने का सलाह होगा। 125 तक का टारगेट इसमें शॉर्ट टर्म में आ सकता है। तो सिर्फ 4 या 5 रुपया का स्टॉप लॉस और उसके बाद ऊपर में तो 20% का मुझे तो लगता है कि मिनिमम सर्किट इसमें देखना चाहिए। 1 या 2 दिन में 120-25 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है। इस पीछे एक कैश का शेयर है NHPC। हालांकि शेयर तो बहुत ही छोटा है, बट 2,000 करोड़ रुपया ये आज जुटाना चाहते हैं। कुणाल जी, इस पे जरा आपके रिकमेंडेशन चाहिए। आज ही इनकी एक बोर्ड की बैठक है। NHPC 2,000 करोड़ जुटाना चाहते हैं, एक बार ट्रेड लें क्या आज छोड़ दें इसको? स्ट्रक्चर कुछ करता है अलाउ? देखिए डिम्पी, बहुत ही सुस्त शेयर है। NHPC फ्यूचर्स में भी है। स्ट्रक्चर मुझे कमज़ोर दिखता है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी तेज़ी बनेगी। 27 रुपये एक बड़ी अड़चन है। 27 पार नहीं होना चाहिए। नीचे की ओर मुझे लगता है कि कोई बड़ी गिरावट आएगी, इसकी भी संभावना नहीं दिखती है। 24 से नीचे जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो किसी तरह का कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं है। मेरी राय में अवॉइड करें, इससे दूर रहें, बेहतर रहेगा। ठीक है। जैन साहब, जरा सन फार्मा अपनी राय दीजिए। सन फार्मा को लेकर पहले तो कंपनी ने खंडन किया कि ऐसे विसल ब्लोअर की उनको कोई रिपोर्ट मिली नहीं, शेयर के पिटाई हुई। बाद में एक्सचेंजेस ने पूछा आप जवाब दीजिए। अब ये मामला भी चल ही रहा है, जवाब देने का, चिट्ठी लेन देन का, इस सब का। इस बीच नोमुरा की एक रिपोर्ट आई है। आज वो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर चिंता तो है, बट फिर भी हम खरीदारी करेंगे। 561 का उनका टारगेट है। वो कॉन्फिडेंस दिखाने के मैटर सारे सेटल डाउन हो जाएंगे। ये हो जाएगा सेटल? अभी आपको इस लेवल पे लेंगे या फिर थोड़ा और वेट करना चाहते हैं सन फार्मा पे? देखिए, वेट करेंगे। इनफैक्ट अगर आप परसों के दिन देखें 370 का नीचे लो बना के वहाँ से बाउंस किया है। तो अब जो भी क्लाइंट्स या जो भी व्यूअर्स या फॉलोअर्स, कई लोग फ़ोन कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा पैनिक मचा था फ्राइडे को, तो उनको यही राय है कि अब 370 का जो एक लेवल है, अब उसको ही अब अपना स्टॉप लॉस माने हैं। और उसके बाद अगर जाता तो ये कम से कम 320-30 रुपये भी जा सकता है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये है, और जिस तरीके का जो एलिगेशंस लग रहे हैं और जो मतलब पास्ट में जिन्होंने ये एलिगेशन लगा रहे हैं, पास्ट में देखा है कि यही बहुत बड़े बड़ी चीज़ों को उजागर किया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि लाइटली तो नहीं लेना चाहिए इस चीज़ को। एंड नोमुरा ने भले ही रिपोर्ट दी हो, बट मैं तो वेट एंड वॉच की ही स्ट्रैटेजी अपनाने को कहूँगा। थोड़ा वेट करना चाहिए, बाइंग नहीं करनी चाहिए, एवरेज नहीं करनी चाहिए, सेटल डाउन होने दीजिए डस्ट को। और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला है। और सन फार्मा जैसी कंपनी, जो कि निफ्टी की कंपनी, सबसे बड़ी फार्मा कंपनी, और जहाँ पे सारे FIIs बहुत ज़्यादा निवेशित है, सो इट्स वेरी सीरियस आई थिंक। जी, मैटर कितना सीरियस होगा? क्योंकि 15% विसल ब्लोअर के नाम पर टूट जाना शेयर का, और अभी भी ये चिंता लग रही है कि और नीचे ना जाए। जैन साहब तो कह रहे हैं थोड़ा दूर ही रहें आप इससे। करेक्ट। देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये क्लियर कट है कि स्टॉक ने जो रिएक्शन दिया उसमें कहीं ना कहीं बाजार को कंफर्ट कम है कि भाई अगर सवाल उठे हैं तो उसके जवाब आने चाहिए। अब ये कंफर्ट कैसे आएगा? ये कंफर्ट जवाब से ही आएगा, और जवाब मैनेजमेंट को देना है। तो मेरा ये समझना है कि अगले 1-2 दिनों में जब तक मैनेजमेंट इस बारे में या तो एनालिस्ट कॉल करे या कॉन्फ्रेंस कॉल करे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या अपनी जिस तरह से सफाई देना दे। हालांकि उन्होंने एक्सचेंजेस को दी और उन्होंने ये भी कहा कि हम सेबी से चाहते हैं इस पूरे मामले की जांच करें कि ये खबर किस तरह से बाहर आई, क्यों आई है। लेकिन जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और सवालों के जवाब मिलने के बाद बाजार को मन बनाना है कि उन पर कितना भरोसा करना है, कितना नहीं करना है, ये अपनी जगह है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी चीज़ और भी है। जो कुछ भी एलिगेशंस आए हैं वो नए तो नहीं है, पिछली बार भी यही थे। कमोबेश थोड़े से बदल कर आए, थोड़े से ज़्यादा तथ्यों के साथ आए होंगे। दूसरी बात है कि इस तरह की चीज़ें हैं तो अगर मीडिया में इतनी हाईलाइट होती है तो फिर उसका एक तरह से आपने डिसीजन ही हो गया, मतलब सुनवाई भी हो गई, बहस भी हो गई, फैसला भी हो गया। मान लिया कि ये सब खराब है। अब
कल को सेबी की जांच में मान ले कि सेबी ने क्लीन चिट दी एग्जाम्पल, तो फिर क्या करोगे? तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो नुकसान हो गया रिटेल इन्वेस्टर्स का, उसकी भरपाई कौन करेगा? सो इसका एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि किस तरह से किसी को भी, आम इन्वेस्टर हो या विसल ब्लोअर हो, उसका शिकायत करने का क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या वो शिकायत मीडिया में जानी चाहिए, सेबी के पास ही या एक्सचेंजेस के पास ही होनी चाहिए, जाए तो सारी जाए, न तो कोई भी ना जाए, ठीक है। और उस पर जो पॉइंट सिंपल है, सबको इन्फॉर्मेशन एक साथ मिलनी चाहिए, सबका बराबर है कि जिसके पास एक शेयर है वो भी और प्रमोटर है वो भी, ठीक है ना। वो एक सिस्टम मैकेनिज्म कुछ ना कुछ होना चाहिए जिससे कि छोटे इन्वेस्टर्स को बिना मतलब का इस तरह के बड़े मुंह पे नुकसान ना लगे। ठीक है, तो ये सन फार्मा को लेकर पूरी की पूरी रिपोर्ट्स और पूरा एनालिसिस आपके सामने अब